हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज मीडिया और डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो जैसा कि हम बताए थे कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम लोग देख चुके हैं, कह सकते हैं कि वो हार्डवेयर में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ डिफरेंट जनरेशन्स में। तो चलो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इनमें क्या क्या बदलाव आया डिफरेंट जनरेशन्स में। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसको भी हम लोग डिफरेंट सब कैटेगरीज में देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्योंकि सॉफ्टवेयर में तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में याद करो हम कैटेगराइज किए थे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो कि वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को रन कराने में अप्लाई होता है, यूज होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो शुरुआत चलो हम लोग करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पहला। तो शुरुआत में जब कंप्यूटर बना तो ज्यादातर उसका यूज जो है साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह या रिसर्च वगैरह में ही हुआ करता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम का बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक मास्टर प्रोग्राम है कंप्यूटर को चलाने के लिए, क्योंकि यही सारा इंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे कोई भी वर्क करने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही दिया जाएगा। तो जैसा हम कह रहे हैं कि शुरुआत में कंप्यूटर जो शुरुआत में काफी कॉस्टली हुआ करता था, बहुत साइज में बड़ा हुआ करता था। आमतौर पर जैसे आज बहुत सारे घर में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, वैसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले सरकारी संस्थाओं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, या फिर बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, केवल वहीं पर कंप्यूटर्स रहा करते थे, क्योंकि उस समय कंप्यूटर काफ़ी महंगे थे और उनको स्टोर करने के लिए काफ़ी जगहों की आवश्यकता होती थी। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर सिस्टम था उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में क्या क्या यूज हुआ करता था, हम लोग पहले उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले 1960 में कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूनिक्स का उपयोग किया जाता था, है ना, क्योंकि रिसर्च और साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर ही ज्यादा फोकस रहा करता था उस समय। तो एकदम अर्ली स्टेजेस में जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज होता था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक कमांड यूजर इंटरफेस यूज करता था। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमको कंप्यूटर को देना होता था तो उसके लिए हम लोग उसमें कमांड टाइप करते थे। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 80 के दशक में इन 1980
बिल गेट्स और एक और पर्सन दोनों मिल करके पार्टनरशिप में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उन लोगों ने इन्वेंशन किया, क्यूडॉस का, जो कि आगे चल करके विच लेटर वॉज नोन एज MS DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 1981। तो 80 के दशक में जो है बिल गेट्स ने एक और पर्सन के साथ पार्टनरशिप करके क्यूडॉस का इन्वेंशन किया, जो कि बाद में आगे चल करके 1981 में MS DOS के रूप में जाना गया। और ये काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि इस समय तक कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल फॉर्मेट में आ गया था और ये काफी एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बहुत सारे काम को परफॉर्म कर सकता था। इसके बाद फिर लेटर आगे चल करके एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ जिसको कि हम लोग लिनक्स नाम से जानते हैं। और ये तीनों यूनिक्स, MS DOS, QDOS या दोनों एक ही रूप में हम लोग ले रहे हैं। ये तीनों में खास बात क्या था कि ये तीनों कमांड यूजर इंटरफेस को यूज करते थे। यूजर इंटरफेस, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग CUI कहते हैं। तो कहने का मतलब है कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमको कंप्यूटर को देना होता है, कोई भी अगर हम लोगों को काम परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम लोग कमांड टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कमांड टाइप करके हम लोगों को बताना होता है कि भाई हमको क्या काम कराना है, तो ये कमांड यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। तो ये तीन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अर्ली स्टेज में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज हुआ करते थे। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े, जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जब आविष्कार हुआ मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, पहले इसको लिख लें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन शॉर्ट GUI। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जब आविष्कार हुआ मतलब जिसमें हम लोग डिफरेंट आइकॉन्स वगैरह पर क्लिक करें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पॉपुलैरिटी बढ़ा आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माउस। माउस जो कि तुम लोग जानते होगे कि एक छोटा सा डिवाइस रहता है जिसमें क्लिक करके हम लोग बहुत सारा कमांड जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। तो माउस के आविष्कार के बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो काफी पॉपुलर हुआ। तो 1973 में हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दो कंप्यूटर में यूज हुआ, दो तरह के कंप्यूटर में, जिसका कि नाम था ज़ेरो अल्टो, एक का नाम ज़ेरो अल्टो था और दूसरे का नाम था ज़ेरो एक्स स्टार, ज़ेरोक्स स्टार। इन दोनों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज हुआ। लेकिन कॉमर्शियल रूप में, कॉमर्शियल वे में मतलब कहने का कि व्यावसायिक रूप में जब कंप्यूटर पोर्टेबल फॉर्मेट में जब आ गया, जब आम आदमी के पहुंच में कंप्यूटर आ गया, तो सबसे पहले फिर एप्पल कंपनी ने मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, है ना, इन 1984। तो
हम लोग कह सकते हैं कि पब्लिक यूज के लिए या कॉमन पर्सन के लिए जो कंप्यूटर यूज हुआ करता था उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहला जो यूज हुआ वो मैकिन्टोश था, जो कि 1984 में आया। और ये लाया कौन? तो कंपनी एप्पल। अब इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए, ये काफी पॉपुलर हुआ मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिर माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जो कि हम लोग जानते हैं विंडोज नाम से। विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तब लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा। तो शुरुआत में विंडोज 95 आया, फिर इसके और भी बहुत सारे वर्जन सक्सेसिवली आए। विंडोज एनटी आया, विंडोज 2000 आया, विंडोज विस्टा जानते हैं हम लोग, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, अभी लेटेस्ट के रूप में अब तुम लोग सुने होंगे कि विंडोज 11 आ रहा है। ठीक है, तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम जैसे जैसे बीता, इसका डिफरेंट वर्जन्स, बहुत सारे फैसिलिटीज के साथ अलग अलग इसका वर्जन आता गया, जिसमें काफी सारे फैसिलिटीज इंप्रूव होते गए, नए फीचर ऐड होते गए। तो एट प्रेजेंट जो है विंडोज 11 यूज हो रहा है। तो ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में बात और ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में बात। शॉर्ट में एक बार हम लोग फिर से इसको कंक्लूड कर लें कि इनिशियली जो है कंप्यूटर हम लोग रिसर्च और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज किया करते थे। तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज हुआ करता था वो था यूनिक्स सबसे पहले, उसके बाद MS DOS आया, उसके बाद लिनक्स आया, और ये तीनों थे कमांड यूजर इंटरफेस पर बेस्ड। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को कंप्यूटर को देना होता था वो इन द फॉर्म ऑफ कमांड, टाइप्ड कमांड टाइप करके। उसके बाद जब माउस का आविष्कार हुआ, माउस का जो इन्वेंशन हुआ, तब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसा कि हम लोग आज के सिस्टम में देखते हैं कि डिफरेंट आइकन्स वगैरह, सिंबल वगैरह रहता है, उस पर हम लोग माउस से क्लिक करते हैं और तब उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। या फिर बहुत सारा ऑपरेशन, फाइल कॉपी करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, वो सिंपली क्लिक करने से हमारा काम हो जाता है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ जिस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है सबसे पहले यूज किया गया Xero Alto Xerox स्टार में इन 1973। ठीक है, लेकिन ये कॉमर्शियल वर्जन नहीं था। ये जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि वो साइंटिफिक कैलकुलेशन और रिसर्च वगैरह में जब यूज हुआ करता था उस समय की बात है। बाद में कॉमर्शियली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो एप्पल ने लॉन्च किया मैकिन्टोश नाम से इन 1984, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। और इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए तब फिर बिल गेट्स ने, जिनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने लॉन्च किया विंडोज 95। और फिर इसके डिफरेंट वर्जन्स आते गए डे बाय डे, नए फीचर्स को ऐड करते हुए, इसके सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करते हुए, है ना। डिफरेंट वर्जन्स 95, 97, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा, विंडोज 2007, फिर विंडोज 7, 8, 10, और एट प्रेजेंट हम लोग 11 यूज कर रहे हैं। तो ये तो चलिए बात हो गया इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के लिए है चीज, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग बनाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनता है तो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके बना होता है। किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम लोग कोडिंग करते हैं, जिससे कि कोई एप्लीकेशंस हम लोग डेवलप करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
तो इसको हम लोग डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहले हम लोग कहेंगे फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शॉर्ट में हम लैंग्वेज लिख दिए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होगा ये। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के रूप में हम लोग क्या यूज करते थे? तो बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज which was in the form of 0 and 1। मतलब जो भी कोडिंग करना होता था वो 0 और 1 के फॉर्मेट में करना पड़ता था, क्योंकि उस समय इनिशियल फेज में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर और सॉफ्टवेयर पर कि इंग्लिश टाइप इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझ पाए। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर जब इन्वेंट किए, तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो केवल 0 और 1 इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझता है। 0 का मतलब स्विच्ड ऑफ या लो वोल्टेज ये कह सकते हैं, और 1 का मतलब हाई वोल्टेज और स्विच ऑन। तो यही भाषा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझता है। तो शुरुआत में इसी को यूज करके, इसी का उपयोग करके कोडिंग किया गया, इंस्ट्रक्शन लिखा गया। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में हमारा यही आएगा, बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। इसी में पहले प्रोग्रामिंग किया जाता था, है ना। और जो इसमें प्रोग्राम लिखे जाते थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी टेडियस और बहुत ज़्यादा एरर वाला होता था, जिसमें कि करेक्शन करना काफ़ी मुश्किल काम होता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आए सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में। तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में मोस्टली प्रोग्राम लिखे जाते थे बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को यूज करके। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक तरह से हम लोग कहें कि मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम हुआ करते थे, है ना। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग किया जाता था वो मशीन स्पेसिफिक होता था। एक मशीन के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाए वो कोई ज़रूरी नहीं था कि दूसरे मशीन पर भी वो रन कर जाए। लेकिन तो दोनों में अंतर क्या था? तो इसमें जो है हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में सिंटैक्स या कीवर्ड्स यूज करते थे, जिनको कि नेमोनिक्स कहा जाता था, जिनका कि अपना स्पेशल मीनिंग होता था सबका। तो असेंबली लैंग्वेज में, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते थे लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को अगर हम लोग कंबाइंड वे में लें, मतलब कहने का हमारा कि बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज को कंबाइंड वे में हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब इस समय तक हम लोग कह सकते हैं कि कंपाइलर ये सब का आविष्कार हो चुका था और इतना एडवांसमेंट हो गया था टेक्नोलॉजी में कि अब जो है प्रोग्राम का कोडिंग जो होता था वो इंग्लिश टाइप सेंटेंस के रूप में होने लगा था। मतलब जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते थे या प्रोग्राम लिखते थे वो अब मशीन स्पेसिफिक नहीं होता था, पोर्टेबल होता था। पोर्टेबल कहने का मतलब द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता था वो किसी एक सिस्टम पे अगर लिखा हुआ है तो दैट कैन बी रन ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑल्सो, वो मशीन स्पेसिफिक नहीं होता था। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज हुआ, हाई लेवल
लैंग्वेज कहलाया ही, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस टाइप इंस्ट्रक्शंस आर टू बी यूज्ड, पोर्टेबल हुआ करता था। और एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग लें तो हम लोग कह सकते हैं सी, पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक एटसेट्रा। तो ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। सी, पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक एटसेट्रा, इनमें हम लोग इंग्लिश टाइप सेंटेंस के रूप में इंस्ट्रक्शंस देते थे और ये पोर्टेबल प्रोग्राम होते थे, ठीक है, कि एक सिस्टम में लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे सिस्टम पर भी रन हो जाता था। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन। अब ये ज्यादा क्लोज इंग्लिश सेंटेंस टाइप का, मतलब जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को देना होता था वो इंग्लिश सेंटेंस के रूप में इंस्ट्रक्शन हमारा मतलब क्लोजली इंग्लिश सेंटेंस के जैसा ही इंस्ट्रक्शन हम लोग उसमें दे सकते हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। तो मोस्ट कॉमन या पॉपुलर जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है जो यूज होता है वो है SQL। ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, 12th में पढ़ना है। तो SQL, जिसका कि फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जनरली ये डेटाबेस पर काम करने के लिए बना है, ठीक है। तो इसमें जो भी कमांड्स होते हैं वो एकदम क्लोजली रिलेटेड है इंग्लिश टाइप सेंटेंस के, कि जो हमको काम कराना है वो उसी रूप में सेंटेंस के रूप में हम लोग कमांड देते हैं। और लास्ट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जैसा कि हम तुम लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो, उससे हमारा मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब से। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज भी इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब वो लैंग्वेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, जो रोबोटिक्स में यूज किया जाता है ना। तो वो कहलाता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसमें कुछ कॉमन लैंग्वेज का अगर हम नाम लें तो जैसे प्रोलॉग है, मरकरी है, एटसेट्रा। तो ये सब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। इसके लिए कोडिंग किया जाता है इन सब लैंग्वेजेस में। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। इनिशियली बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते थे, जनरली इसको कंपाइलर, डिवाइस, ड्राइवर्स, ये सब बनाने में यूज किया जाता था। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में आए जो कि असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें भी मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम्स ही लिखे जाते थे। अंतर केवल इतना था कि 0 और 1 के रूप में प्रोग्राम न लिख करके इंग्लिश के रूप में उसका इंस्ट्रक्शन या कमांड रहता था। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में इंग्लिश सेंटेंस टाइप हम लोग इंस्ट्रक्शन देते थे, जिसको कि अब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। पोर्टेबल था ये, है ना। प्रोग्राम रिटन इन वन सिस्टम कैन बी रन ऑन अदर सिस्टम ऑल्सो। इसमें काफ़ी और फीचर्स भी आए, जैसे मान लो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वगैरह का कंसेप्ट भी आ गया। फोर्थ जनरेशन, जिसमें कि वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इंग्लिश टाइप सेंटेंस हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसका एग्जांपल हो गया SQL। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में आ गए जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वगैरह के लिए प्रोग्रामिंग या कोडिंग किया जाता है, और इनका एग्जांपल है प्रोलॉग, मरकरी, एटसेट्रा, ये सब। तो चलिए, ये तो बात हो गया अब इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इवोल्यूशन
of software applications। तो सबसे पहले इनिशियली डेवलप जो हुआ सॉफ्टवेयर के रूप में, या हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं वो सब कैटेगरी में क्या आएंगे, तो जैसे कंपाइलर्स हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो कि मेनली सिस्टम को रन कराने में उपयोग में आते थे। मतलब किसी खास एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम को अगर उसके बारे में बताना हो तो उसके लिए जनरली हम लोग कोई भी एप्लीकेशन अगर लेते हैं तो कंपाइलर्स वगैरह या डिवाइस ड्राइवर उसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सब कमांड लाइन प्रोग्राम्स थे, है ना, कंपाइलर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब कमांड लाइन प्रोग्राम थे। नेक्स्ट फिर इसके बाद आया डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, तो कहने का मतलब है कि जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉपुलर हुआ तो उसके लिए फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप किया गया। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहने का मतलब है जैसे मान लो कोई मीडिया प्लेयर हम लोग यूज करते हैं। मीडिया प्लेयर जैसे तुम लोग नाम सुने होंगे कि VLC मीडिया प्लेयर है वीडियो रन कराने के लिए, कुछ म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं, MS ऑफिस जो है, तो ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहलाते हैं जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप हुआ। हम लोग कह सकते हैं 90s के दशक में इनका उपयोग काफी ज्यादा हुआ। इसके बाद आ गए वेब एप्लीकेशंस में। 90 के दशक में जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, जो आज हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ये शुरुआत में एकदम ऐसा ही नहीं था। पहले काफी लिमिटेड इसमें रिसोर्सेज थे, काफी लिमिटेड एप्लीकेशंस वगैरह थे, लेकिन अब क्योंकि इसका दायरा बहुत बढ़ चुका है तो जनरली जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है वो वर्ल्ड वाइड वेब को ही ध्यान में रख करके किया जाता है कि भाई इसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू या वेब पर हम लोग इस एप्लीकेशन को रखेंगे। इसका कारण क्या है कि तब उसका पहुंच जो है दुनिया भर में हो जाता है लोगों के पास। वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के पीछे यही उद्देश्य है कि उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी उस एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है। तो उसका एक्सेस हम लोग कह सकते हैं उसका दायरा काफी बढ़ जाता है ना, ज्योग्राफिकल एरिया काफी बढ़ जाता है कि कहीं के भी पर्सन उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लें वेब एप्लीकेशन के रूप में, तो बहुत पॉपुलर सा चीज है व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब वेब एप्लीकेशंस है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मान लो वेब एप्लीकेशन के रूप में, कोई भी शॉपिंग साइट यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। कोई भी अगर मान लो टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है, जैसे अगर रेलवे का टिकट बुक करना है तो इंडिया में वो IRCTC एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन है। तो आज के समय में एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, चैटिंग या सोशल मीडिया जो भी है, ये सब वेब एप्लीकेशंस हैं। तो थर्ड कैटेगरी में वो आ गए वेब एप्लीकेशन। और लास्ट इसमें हम लोग आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। तो स्मार्टफोन के आविष्कार के बाद जो फोन इंडस्ट्री है इसमें काफी उछाल आया, हम लोग कह सकते हैं कि आज के समय में लगभग हर एक घर में मोबाइल जरूर है। स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी हो या ना हो, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सब जगह है। लेकिन
अगर हम मोबाइल एप्लीकेशंस का बात करें तो उसमें स्मार्टफोन का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर के ही रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। वो सारा काम एक मोबाइल के थ्रू आजकल हो रहा है जो एक कंप्यूटर सिस्टम करता है। हम चाहे वो कर सकते हैं, कोई मेल भेजना हो, कोई वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना हो, अगर ज़्यादा बल्क में नहीं है, छोटा मोटा वर्ड प्रोसेसिंग का काम भी हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह चल सकता है, सोशल मीडिया के और भी जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लोग चला सकते हैं। गेम्स बहुत सारे हैं जो मोबाइल में भी खेला जा सकता है, वीडियोस देखा जा सकता है, हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा काम जो एक कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है आज के डेट में मोबाइल भी कर सकता है। बहुत सारा काम है ऐसा। तो इसके लिए भी एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। इसके लिए बाकायदा कोर्स भी होता है। जैसे आजकल ऐड में तुम देखते होगे कि व्हाइट हैट जूनियर नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो कोडिंग सिखाता है बच्चों को। तो कौन सा कोडिंग किसके लिए? तो वो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो कौन सा एप्लीकेशन? तो मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन से हमारा मतलब है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो कि मोबाइल पर चलने लायक हो, मोबाइल पर चले। क्योंकि आज के समय में भी मोबाइल का पहुंच जितने पर्सन्स तक है उतना तक लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब नहीं है। मोबाइल ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप हर घर में मिलेगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम तुमको जैसा कह रहे हैं कि मोबाइल में काफ़ी सारा काम वो कर दे रहा है जो कि एक कंप्यूटर कर सकता है। तो चूंकि कंप्यूटर मोबाइल के तुलना में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसलिए मोबाइल की पहुंच जो है ज़्यादा लोगों तक है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाएंगे। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब एंड्रॉयड पर बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे, जैसे मान लो एडोब पीडीएफ रीडर है, वो विंडोज़ के लिए भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है। मोबाइल एप्लीकेशन जो वर्सन विंडोज़ के लिए एडोब रीडर का होगा, सेम वर्सन मोबाइल में नहीं चलेगा। इसके लिए फिर तुमको एंड्रॉयड स्पेसिफिक लेना पड़ेगा, मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। तो ये बातें हो गई आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस के बारे में, कि इनिशियली कमांड लाइन प्रोग्राम्स आए, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जब आविष्कार हो गया, उसके बाद इंटरनेट जब यूज होना शुरू हुआ, उसके बाद वेब एप्लीकेशंस डेवलप हुए, और आज के समय में मोबाइल एप्लीकेशंस। तो ये तुम्हारा जो टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का डिफरेंट फेजेस का जो भी है एरा, वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात किए। हम लोग बात किए उसके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के डेवलपमेंट के बारे में, डिस्प्ले यूनिट्स के डेवलपमेंट के बारे में, कि क्या क्या डिफरेंट फेजेस से हो करके ये गुजरा है। तो इस वीडियो के लिए ही इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।